जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी नहीं सुनती तो दो सिचुएशन होती है। पहली वाली में जो है, तुम्हें कुछ करना है, तुम्हारे पास पावर है और पैसा है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स की तुम्हें परमिशन नहीं मिल रही हो, तुम परमिशन सीख कर रहे हो। दूसरी वाली में तुम्हें उनसे कुछ चाहिए कि उनका कुछ पैसा चाहिए, उनका कुछ एसेट चाहिए, कुछ तो उनसे चाहिए। तो पहली वाली सिचुएशन तुम्हारे पास पावर है, दूसरी वाली सिचुएशन है तुम्हारे पेरेंट्स के पास पावर है। तो ये दो सिचुएशन होती है सर, जब तुम अपने पेरेंट्स को कुछ कन्विंस करना चाह रहे हो और वो सुन रहे और सुन नहीं रहे, तो दो ही सिचुएशन होती है सर। तो दूसरी वाले की पहले बात करते हो, तो दूसरी वाली सिचुएशन में तुम्हें उनसे कुछ चाहिए और वो दे नहीं रहे। पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो यहाँ पे ना देने के भी कारण होते हैं, लेकिन मोटा मोटा गणित ये होता है कि तुम्हारी पास्ट हिस्ट्री क्या है। जैसे होता है ना कि एक प्रॉपर्टी ली, तो उसकी हिस्ट्री की पहले ये इसके नाम पे थी, इसने इतने पे बेची, तो अगर ये इसके प्राइस अगर हाई हो ही रहे तो ये बढ़िया प्रॉपर्टी है। तो वैसे तुम्हारा एक हिस्ट्री होता है कि ये पहले कैसा था। अगर मान लो कि अगर तुम्हारी पास्ट हिस्ट्री जो है वो बहुत ख़राब है और तुम एडिक्ट हो कि किसी चीज़ के एडिक्शन, स्मोकिंग वगैरह वगैरह, तो वो तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? वो खुद ही सोचेंगे कि ये पगला गया है, इसकी नहीं करेंगे मदद, इसकी क्यों सुने। तो ये मोटा मोटा गणित है। पास्ट हिस्ट्री जो है, तुम्हारी हिस्ट्री या कह लो इसे ट्रैक रिकॉर्ड, इसे फिक्स करना पड़ेगा सबसे पहले। और इसे फिक्स करना आसान भी नहीं है। उसके लिए फिर अगर एडिक्ट हो तो एडिक्शन छोड़नी पड़ेगी, अगर पैसा नहीं कमाते घर पे बैठते हो तो कुछ नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, कुछ धंधा करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है, ये करनी पड़ेगी और इसमें टाइम भी लगता है। और उसके साथ अगर मान लो तुम्हारे पास अगर टाइम नहीं है, बहुत अर्जेंसी है, तो उसका भी बताता हूँ। अपने पेरेंट्स से अगर तुम्हें पैसे चाहिए या कुछ भी मदद चाहिए, तो उनको एक कैपिटलिस्ट की तरह अप्रोच करो और खुद को एक स्टार्टअप वाले की तरह सोचो कि ये मेरा स्टार्टअप है और इसके लिए मुझे फंडिंग चाहिए। तो अगर मान लो तुम्हें कोई स्टार्टअप है, तुम्हारा दही वड़ा का स्टार्टअप करना है, उसके लिए तुम्हें फंडिंग चाहिए। तो अगर तुम ऐसे अप्रोच करोगे कि पापा मदद कर दो, तो वो क्यों करेंगे? वो सोचेंगे कि इतना ज़्यादा पैसा चाहिए, अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा। तो इसके लिए तुम्हें वो जो स्टार्टअप वाले अप्रोच करते हैं, प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स वगैरह, इंग्लिश एकदम स्टाइलिश कपड़े, बढ़िया सी स्मेल और गुड हाइजीन, तो उसी तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि ये इनसे कैसे कन्विंस करूँ। जो स्टार्टअप वाले जो कैपिटलिस्ट जो होता है उसकी तरफ अप्रोच करते हैं, जो पैसे देने वाली पार्टी, तो पहले से ही प्लान करके रखते हैं कि इनके लिमिटेंस बिलीव ये हो सकते हैं, ये ऐसा वाला आर्ग्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं, हमारी वीकनेसेस ये सारी है। तो इन वीकनेसेस जो है हमारी, इसको कैसे मजबूत करें। तो ऐसी अप्रोच रखनी पड़ेगी कि सामने वाली पार्टी जो है वो कैपिटलिस्ट है और हमें हमारा पहले आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और सब कुछ अच्छे से खुद को भी समझना पड़ेगा, खुद की मेंटल क्लैरिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी तुम लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। जो सबसे ज़्यादा बेस्ट टीचर जो होते हैं, जो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, चाहे वो फिजिक्स वाला हो या कोई कोडिंग का हो या अन अकेडमी, जो भी कोई तुम्हारा कोई ना कोई फेवरेट टीचर रहा ही होगा अपने कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में, उसका तुम एक देखो कि वो जो फेवरेट टीचर है कोई भी सब्जेक्ट का, जो तुम्हें सब्जेक्ट बढ़िया तरीके से पढ़ाता है, उस टाइप का टीचर, तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि उस टीचर को सब्जेक्ट का बढ़िया तरीके से नॉलेज है, उसे बढ़िया मेंटल क्लैरिटी है, इसलिए वो तुम्हें बढ़िया तरीके से कन्विंस कर पाता है और उसके लेक्चर को बोर नहीं होता। तो हमारे भी एक टीचर थे, एक मॉस करके एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग में, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है। आमतौर पर ये बच्चों को बोरिंग लग सकता है, लेकिन उसके जो है पढ़ाने का तरीका इतना बढ़िया था और उसे खुद को मेंटल क्लैरिटी बहुत हाई थी और नॉलेज उसका बहुत हाई था। तो उतना ज़्यादा बोर नहीं लगता था उसको, कंपेयर टू अगर ऐसे देखें नॉर्मल टीचर्स को। तो ये तुम्हें बनना पड़ेगा कि बढ़िया मेंटल क्लैरिटी लानी पड़ेगी उन्हें कन्विंस करने के लिए। और इन सब के साथ एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि किसी को भी, सिर्फ पेरेंट्स नहीं, किसी को भी अगर ब्लेम करने से पहले कि ये मेरी नहीं सुनता, तू मेरी क्यों नहीं सुन रहा है, पहले एक सेल्फ एनालिसिस करके एक चीज़ होती है, वो करनी पड़ती है खुद के, जो चीज़ तुम कन्विंस करना चाह रहे हो उसके ऊपर। ये सोचो कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स, मतलब तुम्हारा खुद का खून है, वो तुम्हारी नहीं सुन रहे, तो ये दुनिया क्यों सुनेगी तुम्हारी। खुद के लिए एक बार सोच के देख लो कि यार क्या ये सच है, क्या ये मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, क्या ये गलत है। एक बार उसके ऊपर भी सोचना पड़ता है। और ये मैंने सेल्फ एनालिसिस एग्जिस्टेंस के ऊपर खुद भी किया था और पता चला कि मैं गलत था। तो ऐसा सोचना पड़ता है कि यार ये सेल्फ एनालिसिस करके एक चीज़ होती है। अगर कोई इंजीनियर रहा होगा उसे पता है कि एनालिसिस क्या होता है बढ़िया तरीके से, क्योंकि हम 6 साल, 3 डिप्लोमा के और 3 इंजीनियरिंग के, ऐसे 6 मैंने बहुत एनालिसिस किए। तो ये मतलब ये स्किल आ जाती है बेसिकली, अगर ये कोई इंजीनियर देख रहा है तो। अगर नहीं भी हो तो भी सीख जाओगे कि ये सेल्फ एनालिसिस क्या होता है। बेसिकली ये सोचना कि निगेटिव सोचना
कि ये फेल कैसे हो सकता है, मतलब ये मेरा डिसीजन ही गलत कैसे हो सकता है, जो मैं कर रहा हूँ इसमें क्या मिस्टेक्स हो सकती है, नहीं सोचना कि पॉजिटिव बेनिफिट क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ये सोचना कि निगेटिविटी क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। जब तुम ये सोचने लग जाओगे कि ये बुरा क्या है, तो कुछ ना कुछ तो लिख पाओगे अपने कागज पे, या दिमाग में अगर सोच रहे हो तो दिमाग में आएगा। तो उससे पैटर्न्स पता चलते हैं। जैसे कि एक चंद्रयान का ये जो अभी मिशन हुआ, तो उसमें जो साइंटिस्ट थे वो हमारे यहाँ पे लेक्चर देने के लिए हमारे पास आए थे, मतलब जो इसरो के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी हमें कि हमने पहले वाले मिशन हमारा फेल इसलिए गया क्योंकि हमने ये सोचा था सक्सेस कैसे मिलेगी। दूसरा वाला मिशन सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि हमने सोचा फेल्योर कैसे मिलेगा। जब फेल्योर का सोचा तब पता चला ये मिस्टेक हो सकती थी। सारी के सारी मिस्टेक अच्छी तरीके से फिक्स की, फिर जाके सक्सेस मिली। तो ये सोचना, ये सेल्फ एनालिसिस इसे कहते हैं कि निगेटिव सोचना। यहाँ पे निगेटिव नट होना, निगेटिव सोचना, लेकिन दिमाग को निगेटिव मत होने देना, क्योंकि फिर लोग डिप्रेशन और एंग्जाइटी में चले जाते हैं। ये थोड़ा सा संभाल के रहना पड़ता है निगेटिविटी के साथ भी। इट्स लाइक यूजिंग फायर, वो फायर और बिजली, अगर गलती से गलत कुछ हो गया वो तार के एडजस्टमेंट करते हुए, तो बिजली खुद के ऊपर ही आ जाती है। पावरफुल तो बहुत होती है ये चीज़, लेकिन वो खुद के ऊपर भी आ जाती है। तो ये संभाल के एनालिसिस करना पड़ता है फिर उसका भी, क्योंकि ज़्यादा निगेटिविटी डिप्रेशन कॉज करती है। तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा। और अगर मान लो तुम सही हो और तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो गलत है इस चीज़ में कि वो तुम्हें पैसे नहीं दे रहे उस सिनेरियो में, तुम्हारा बिजनेस आइडिया बढ़िया है, लेकिन या मान लो कि कुछ और भी है, जैसे कि तुम्हें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, इस शेयर में, क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन वो हेल्प नहीं कर रहे तुम्हारी फाइनेंशियली या किसी और तरीके से भी। तो ये समझ लो कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स बहुत जीनियस है, क्या वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, क्या उनको बहुत कुछ आता है, या वो भी बस एक एवरेज व्यक्ति है। ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बहुत एवरेज है और वो गलत भी है, तो इस केस में खुद को ये बोलना पड़ेगा यार छोड़ दे, नहीं होने वाला, वो सुनने वाले हैं नहीं, और कुछ अलग कर ले। तो तुम्हें कुछ और अलग ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, एक डायलॉग था जोजो में से कि हर एपिसोड में हीरो नहीं बनते। इसका मतलब ये था कि हर एपिसोड में वो हीरो की तरह जीतते नहीं है, कुछ एपिसोड में हारते भी है। तो रियल लाइफ ऐसी है कि जैसे वीडियो गेम्स में स्टोरी होती है, तो हर स्टोरी में तो जीतते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम। ऐसे कुछ वीडियो गेम्स भी होते हैं जिसमें कि एंड में तुम हार जाते हो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम वो हीरो, और बॉलीवुड में जीतता है हीरो। तो लगता है कि वो रियल लाइफ में तुम्हारे ब्रेन के ऊपर अफेक्ट करता है, लगता है कि ये जीतना ही पड़ेगा। ये समझो कई बार हारते भी है, हर एपिसोड में जीत नहीं मिलती। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो छोड़ दो और कुछ और ढूंढो। आई नो कि डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली जो स्किल है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। क्योंकि ये स्किल अगर तुम्हारे पास है तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, मतलब कोई भी स्किल सीख सकते हो, कोई दूसरी स्किल भी। और ये वाली स्किल जो है कॉर्पोरेट में भी बहुत ही हाईली रिक्वायर होती है, जॉब्स में भी तुमने देखा होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेशली कोडिंग में। और ये बिजनेस में रिक्वायर होती है। तो ये स्किल अगर सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कभी। अगर ज़्यादा कमेंट्स हुए तो मैं भी जल्दी भी बना दूंगा। तो दूसरी सिनेरियो की बात करते हैं, दूसरा वाला, मतलब आई मीन पहला वाला सिनेरियो, कि तुम्हारे पास जो है वो पैसा तुम्हारा है, पावर तुम्हारी है, लेकिन तुम्हें परमिशन नहीं मिल रही कुछ करने की। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका कि तुम्हारे पास है 25 लाख और तुम्हें 5 लाख और चाहिए एक अपार्टमेंट लेने के लिए किसी बड़े शहर में। तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो पुरानी जनरेशन के, वो बोल रहे अपार्टमेंट क्यों ले रहा है, एक रूम ले रहा है सिर्फ, इसमें क्या है, फ्लैट ले, 5 चाहिए, मैं 25 देता हूँ। और तुम्हारे पास 25 है, लेकिन वो शेयर बहुत महंगा आता है फ्लैट में, शेयर जो तुम्हें अगर रेट्स देखे होगे, तो वो है मान लो फॉर एग्जांपल 80 लाख और 1 करोड़ से उसकी स्टार्टिंग है प्लॉट्स की, और फिर ऊपर से कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भी आता है। तो इस सिचुएशन में तुम्हारे पास मतलब पैसा तो तुम्हारे पास है, पावर भी तुम्हारे पास है, और रही बात 5 लाख की, तो तुम कई और तरीके से अरेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लेना, या अगर कोई और रिलेटिव्स है, कोई भाई बहन, उससे कुछ उधार लेना, तो ये तुम मैनेज कर सकते हो। इस सिचुएशन में तुम्हारे पास पावर है, बस एक थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। या मान लो तुम्हारे पास पूरे के पूरे चीज भी है और तुम्हें पेरेंट्स की कोई हेल्प नहीं चाहिए, बस परमिशन चाहिए, और वो दे नहीं रहे, वो बोल रहे कि यार अपार्टमेंट क्यों ले रहा है, अपार्टमेंट में क्या रहता है, दूसरे के घर में रहेंगे, खुद का घर, खुद का लोगों का होता है कि हमारा खुद का रहेगा, अवर ओन। तो यहाँ पे तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनकी एक्सपर्टीज कौन से वाले फील्ड में है, कितनी है, और वो कैसी है, मतलब अच्छी है या बुरी है। तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा कौन से वाले फील्ड है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स की एक्सपर्टीज फॉर एग्जांपल कंप्यूटर फील्ड में है,
और उन्हें कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, रेट्स का, प्लॉट्स का, वो सब कुछ नहीं पता, तो वो फिर तुम्हें देखना पड़ेगा कि यार इनको तो नहीं पता, ये मुझे कैसे नॉलेज दे सकती है, इनको तो कंप्यूटर का नॉलेज है। और ये एक्सपर्टीज तो फिर देखने पड़ेंगे। और एक और चीज़ भी है, एक और एग्जांपल लेती है इसका वाला, एक और एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा। मान लो कोई और लड़की है जिससे तुम्हें शादी करनी है और तुम्हारे पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे, या कोई ऐसा करियर परस्यू करना है जैसे वीडियो एडिटिंग या बिजनेस परस्यू करना है जो कि स्टेबल नहीं है उनके डेफिनेशन ऑफ स्टेबल जो है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ अगर तुम गलत डिसीजन लोगे तो भुगतना तो तुम्हें ही है, और सही डिसीजन लोगे तो माल भी रसमलाई भी तुम्हें ही खानी है। क्योंकि होता क्या है कि पेरेंट्स जो है वो, अगर तुम दुखी हो गए तो वो दुखी रहेंगे। अगर तुमने ऐसा डिसीजन लिया अपने पेरेंट्स को प्लीज करने के लिए, जो होते हैं पीपल्स प्लीजर, जिसे कि गुड बॉय डिसीज भी कहते हैं, इसे मैं डिसीज ही कहता हूँ, ये मेंटल इलनेसेस के कैटेगरी में डालता हूँ गुड बॉय को। ये थोड़ा इंडियंस में ज़्यादा है, और एशिया जो है एशियन लोगों में वो ज़्यादा होता है। तो ये डिसीज में होता क्या है, तो अपने पेरेंट्स को प्लीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए खुद को दुखी करते हो। ये समझो जिस मोमेंट पे तुमने खुद को दुखी किया उस मोमेंट ही तुम्हारे पेरेंट्स भी दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे पेरेंट्स है, ये कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है कि जो तुम दुखी हो और ये खुश रहे। देखा होगा तुमने, कोई तुम्हारे मार्क्स बहुत खराब आए लेकिन तुम्हारा दोस्त खुश है, उसका कुछ पास हो गया वो। तो ये तुम्हारे पेरेंट्स है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ मान लो एग्जाम दे रहे होते, तुम्हारे खराब आते और उनके ठीक ठाक आते, अच्छे आते, तो वो फिर भी खुश नहीं रहते। ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। दोस्त और पेरेंट्स के बीच में एक दीवार लानी पड़ेगी और डिफरेंस समझना पड़ेगा कि अगर तुम खुश नहीं रहोगे, दुखी रहोगे, तो तुम्हारे पेरेंट्स भी दुखी रहेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर तुमने ये डिसीजन लिया जिसमें कि तुम दुखी हो और वो खुश खुश है, वो खुश नहीं रहने वाले, वो भी दुखी रहेंगे, तो दोनों ही दुखी है। तो ऐसा डिसीजन लो कि जहाँ पे तुम खुश रहोगे, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी कि ये भुगतना मुझे ही है। अगर ये डिसीजन गलत हुआ तो दुखी मैं ही रहूंगा, और अगर तुम दुखी हुए तो तुम्हारे पेरेंट्स भी दुखी होंगे। वो तुम्हें भरे बोलेंगे कि देखा हमने तो बताया था, लेकिन उन्होंने बताया था लेकिन फिर भी वो दुखी ही रहेंगे अगर वो सही प्रूव हो भी गए तो यहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग स्किल भी आती है कि ये डिसीजन कैसे ले, डिसीजन कैसे बनाए। तो इसके ऊपर भी मैं, अगर तुम चाहते हो डिटेल वीडियो कि डिसीजन कैसे बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को डिसीजन बनाना परफेक्टली नहीं आता, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। एक और एडवांस वीडियो भी उसका बना दूंगा, अगर चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में एडवांस लिख देना। लेकिन ये बेसिकली यहाँ पे मोटा गणित आता है, डिसीजन मेकिंग स्किल कि तुम्हारी कैसी है। इसके लिए फिर एनालिसिस करना पड़ेगा सिचुएशन का, कि सोचना पड़ेगा कि ये जो मूवीज़ में दिखाया है क्या ये रियल होता है। क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो बॉलीवुड मूवीज़ ने बहुत ज़्यादा शेप की है। अगर तुम्हें लगता है कि यार बॉलीवुड सिर्फ मैं 2-4 मूवी देखता हूँ हफ्ते में, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं, सिर्फ 2 मूवी देखता हूँ, या मैं भी 1 मूवी देखते हो, और फिर लगता है कि यार एक एक से क्या होता है, मेरे लाइफ को इतना ज़्यादा स्विच नहीं किया है, इतनी शिफ्ट नहीं किया है। तो या सिर्फ बॉलीवुड नहीं आता, हॉलीवुड, टॉलीवुड, हर तरह के इंटरटेनमेंट जो भी ऑनलाइन है तुम देखते हो, यूट्यूब, इवन दिस वीडियो, इन्होंने तुम्हारी लाइफ को बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस किया है एक प्रकार से। तो जैसे एक कहावत है, इंग्लिश में भी कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा 5 ऐसे कौन से मतलब टॉप सोर्सेस है जिनका कंटेंट तुम कंज्यूम करते हो डिजिटल माध्यम में। कि मान लो यूट्यूब है, ठीक है, तो यूट्यूब का सबसे ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हो। सेकंड नंबर पे क्या है, इंस्टाग्राम। थर्ड नंबर पे नेटफ्लिक्स है। तो ऐसे तुम्हें लिस्ट बनानी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि किसका कंटेंट तुम कितना ज़्यादा कंज्यूम करते हो और वो कैसा बंदा है या बंदी है। क्योंकि अगर तुम खराब कंटेंट कंज्यूम करोगे तो खराब ही बनोगे। अगर मान लो कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जहाँ पे गाली गलौज और वो सब बहुत ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल वो नाम तो नहीं बोल सकती लेकिन रेफरेंस के लिए बता देता हूँ, बिग टॉस। तो ये जो बिग टॉस है, इसमें जिस प्रकार की गाली होती है वो तुम रियल लाइफ में भी देना चालू कर देते हो। तो ये मैंने भी देखा है कि जो गालियाँ जो यूट्यूबर्स देते थे वो मैंने भी देने लग गया। अब यहाँ पे जो मैं महाराष्ट्र में हूँ तो यहाँ मराठी बोली जाती है और वो यूट्यूबर्स हिंदी में थे। तो यहाँ पे मराठी और हिंदी में अगर गालियाँ दोगे, अगर किसी को पता भी है, तो उसमें डिफरेंस तो ये आता है कि कई बार ये गाली जो है जो हिंदी में मतलब लॉजिकल होती है एक प्रकार से, कि सामने वाले को गुस्सा देने के लिए, वो हिंदी में वो फिर इलॉजिकल हो जाती है, वो समझ में नहीं आती। और ये सब डिसीजन मेकिंग में फिर कैसे आ गया, सोचोगे डिसीजन मेकिंग की बात थी तो ये यहाँ कहाँ से आ गया। तो ये ऐसे आया कि ये जो सारे कंटेंट है ये तुम्हारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसलिए तुम्हें बढ़िया यूट्यूबर्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी तुम ये बढ़िया डिसीजन बना पाओगे। ये भी एक फैक्ट है कि अगर बोलते ना बुरी संगत के साथ रहोगे तो बुरा ही बनोगे, तो बुरा डिसीजन ही बनाओगे। तो ये एक चीज़ इंप्रूव करनी पड़ेगी डिसीजन मेकिंग के लिए, और फिर एनालिसिस करना डिसीजन का, ये सही डिसीजन था या नहीं। तो इसमें वो सब बहुत आ जाता है। लेकिन
मोटा मोटा गणित ये कि ऐसा डिसीजन अगर तुम लोगे उन्हें खुश करने के लिए, भले ही तुम्हारे पास तो पैसा है, पावर है, डिसीजन मेकिंग पावर तुम्हारे पास है और तुमने उन्हें खुश करने के लिए डिसीजन बनाया, तो तुम दुखी रहोगे। और सिंस तुम दुखी रहोगे तो ये भी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो तुम्हारे खुशी के ऊपर डिपेंड करते कि कुछ वो बोलते हैं ना कि तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है, उस टाइप का ये उसी टाइप का कंटेंट है, वो बस बताते नहीं है तुम्हें। और उनका दुखी रहने का वैसे एक और कारण भी होता है कि जब हम ओल्ड एज में जाते हैं, बुढ़ापे में, तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, क्योंकि ये चीज़ जो है इट्स लाइक मैट्रिक्स मूवी में बोला था ना कि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट, कि वो एक्सपीरियंस करना पड़ता है तभी पता चलता है। तो जब बुढ़ापे में आते हैं तो बाय डिफॉल्ट सिटी में दुखी ज़्यादा रहते हैं जो पेरेंट्स है, ऑब्वियसली हम नहीं, क्योंकि हम तो यंग हैं। लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि बुढ़ापे में खुश रहना मुश्किल होता है। तुमने ये एक्सपीरियंस किया होगा अभी, ये तो समझ जाओगे कि जब तुम छोटे थे तब खुश रहना ज़्यादा आसान था। पापा ने एक चॉकलेट ले दी तभी भी मतलब कितनी खुशी होती थी कि चॉकलेट मिल गई। लेकिन अब देख लो कि अब खुश रहना कितना मुश्किल है। अगर मान लो अब पापा ने बाइक ले दी तो खुश रहोगे, तो ये 1 रुपए की चॉकलेट और ये 1 लाख की बाइक, तो डिफरेंस देख लो कि कितना बड़ा है। जितने ज़्यादा ओल्डर हो जाते हो खुश रहना उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाता है, क्योंकि बाइक लेना मुश्किल है, चॉकलेट लेना आसान है। अभी चॉकलेट के एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। तो बेसिकली पेरेंट जो दुखी रहेंगे और दुखी होते ही जाएंगे, क्योंकि ये ओल्ड एज का कहीं भी एक रीज़न होता है कि ओल्ड एज में सुखी रहना मुश्किल होता है। जितने ज़्यादा एज बढ़ती है, मान लो 20-22 में तो गाड़ी से काम चल जाएगा, फिर 30 में क्या, 30 में फिर बड़ा प्रमोशन, सीईओ, एमडी। तो 22 में तो एक्सपेक्टेशन तो सिर्फ जॉब की थी, फिर जॉब कोई से भी लगे 30-35 हज़ार महीने की तो खुश हो। फिर ये 30 की एज में 2-3 लाख वाले मतलब प्रमोशन चाहिए, जॉब चाहिए, तो तब खुश रहोगे। तो ये मुश्किल होता जाता है, डिफिकल्टी जो है खुश रहने के लिए वो मुश्किल हो जाती है। और ये जितना ज़्यादा ओल्ड हो जाएगी तो ये इतनी हाई हो जाती है कि वो नहीं रह पाते खुश, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि फिजिकल बॉडी जो है साथ छोड़ देती है। तो ये भी एक चीज़ है समझने वाली कि वो दुखी ही रहेंगे और वो खुश रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पिछले वाली जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी या उनके भी पिछले वाली को, क्योंकि एज एक्सपेक्टेंसी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो लोग ज़्यादा जल्दी जो है बूढ़े हो जाते थे। नहीं, वो बूढ़े नहीं, वो ज़्यादा जल्दी बूढ़ेपन से पहले ही मर जाते थे। कोई डिसीज़ हो जाता था, कोई एक्सीडेंट हो जाता था, वॉर भी था, युद्ध होता था, वो सब। तो ये पिछले वाले जनरेशन में एक्सपीरियंस नहीं किया, तो ये हमारी जो पिछले वाली है हमारे पेरेंट्स की, इन्हें नहीं पता कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि इनके पिछले वालों ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इनको तो प्रॉब्लम ही नहीं थी। अगर प्रॉब्लम नहीं तो सॉल्यूशन किसी ने डेवलप नहीं किया। तो सिंस इनको नहीं पता कि ये बूढ़ापन में खुश कैसे रहे, और ये हम इनको बता नहीं सकते क्योंकि हम बूढ़े नहीं है, तो ये बहुत डीप और डिटेल लेवल की चीज़ हो जाती है फिर कि ये खुश क्यों नहीं रहते पेरेंट्स। भले ही तुमने सही डिसीजन भी ले लिया, मतलब सही उनके हिसाब से जो सही था वो। और इंडिया में एक और प्रॉब्लम भी है पेरेंट्स के साथ कि प्यार में और कंट्रोल में फ़र्क नहीं समझता। वो पूरा मिक्स कर दिया है। अगर तुमने बिरयानी या खिचड़ी तो वैसे ही खाई होगी तो समझ में आता है कि यार खिचड़ी में कितनी चीज़ें मिक्स होती है। तो वैसे ही प्यार को और कंट्रोल को मिक्स किया, ये बहुत अलग चीज़ है। प्यार और कंट्रोल अलग चीज़ है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं तू हमारी नहीं सुनता, इसका मतलब तुम हमें प्यार नहीं करता। तो वो जो सुनता नहीं है मतलब कि वो तुम उनके कंट्रोल में नहीं हो, तो इसका मतलब ये निकाल दिया कि तुम उन्हें प्यार नहीं करते। ये दोनों चीज़ें अलग अलग आती है। ये सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ कंट्रोल की है, ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ कंट्रोल की है। लेकिन वो दोनों चीज़ों के सिंस बिरयानी की तरह मिक्स कर दिया है। कंट्रोल मान लो अगर चावल है और प्यार मान लो चिकन है, तो ये दोनों को मिक्स कर दिया है। फिर वो अलग करने की ज़रूरत है, और वो कैसे करेंगे फिर, क्योंकि पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। तो देखो इसका जो है सभी चीज़ों का एक जवाब आता है पूरे वीडियो का निचोड़, कि अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बढ़िया करो। अब ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, इसलिए कि ये सिंपल है, सॉल्यूशन तो ये सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, दोनों चीज़ें अलग है। तो ट्रैक रिकॉर्ड को इम्प्रूव करने का मतलब क्या है? अगर मान लो कोई एडिक्ट है, दारू वारू पीता है, तो वो छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले ये तो बेसिक है। उसके बाद अगर बढ़िया हाइजीन में नहीं रहते हैं, दिन में 2 बार ब्रश, 2 बार नहाना, या इवन एक बार भी नहीं नहाते, हफ्ते में से 2-3 बार नहाते हो, तो अपना हाइजीन अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि अगर तुम्हारे बॉडी से बढ़िया स्मेल मतलब घटिया स्मेल आती है, तो हम कोई भी आदमी जो है, ये तुम्हें खुद ही बता सकते हो, अज्यूम कर लेगा कि ये बेवड़ा है, गधा है, क्योंकि तुम स्मेल अच्छे नहीं करते। तो ये स्मेल, हाइजीन, कपड़े बढ़िया पहनने, ये सारी बेसिक चीज़ें है बाय द वे। क्योंकि कुछ लोग होंगे तो बहुत बेसिक बता दिया, एडवांस भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये बेसिक तो क्लियर कर लो। तो अपना बेड बनाना, रूम साफ करना वगैरह वगैरह जो भी तुम्हें पता है, तो ये बेसिक को पहले क्लियर करो। तो ये बेसिक क्लियर हो गया, इसके बाद एडवांस में क्या आता है? एडवांस में तुम कितना पैसा कमा रहे हो। अगर मान लो तुम बढ़िया पैसा कमा रहे हो यूट्यूब से, 2 लाख रुपया महीना,
तो यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स को कन्विंस करना आसान हो जाए कि यूट्यूबर बनने के लिए। लेकिन फिर ये यूट्यूब से 2 लाख रुपए महीना कमाना जोक नहीं है, इसमें सालों साल लग जाते हैं कि 5 साल, 6 साल, 10 साल, तभी तो ये लोग पहुंच नहीं पाते। कुछ यूट्यूबर चैनल में देखे होगे जो 10 साल से है, फिर भी उनके 50,000 सब्सक्राइबर है। अभी 50,000 बहुत बड़ी चीज होती है, 50,000 सब्सक्राइबर भी। मान लो एक रूम में 50,000 लोग रख दिए और वो बंदा बढ़िया भी कमा रहा है, मान लो 70-80 हज़ार महीना कमा रहा है यूट्यूब से कंसिस्टेंटली ऑन एवरेज। लेकिन ये आसान नहीं है, इसके लिए बहुत साल लगे। तो इसलिए कह रहा हूँ ये आसान चीज़ नहीं है करना, ये सिंपल है लेकिन डिफिकल्ट बहुत है। तो मोटा मोटा ट्रैक रिकॉर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट तो वैसे पैसा ही है, बाकी फिर वो हाइजीन और तुम्हारा रहने का तरीका। अगर एडिक्शन हो तो क्विट करना। और फाइनेंशियल हिस्ट्री की ये पैसे के साथ क्या करता है। मान लो कि अगर पैसे तुम उड़ाते हो दोस्तों के ऊपर, दोस्तों के साथ, तो वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, फिर वो कई और चीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा जो है वो डालना पड़ता है कहीं ना कहीं, वरना वो ऑटोमेटिकली उड़ जाता है। इन्फ्लेशन अगर 7% है, 7%, तो अगर तुम्हारे पास 100 रुपये है तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो कितने हुए, 93, क्योंकि वो 7% इन्फ्लेशन फिर। तो ये फाइनेंशियल जो हिस्ट्री है वो अच्छी रखनी पड़ेगी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि यार रिस्पॉन्सिबल कितना है ये व्यक्ति। तो ये मोटा मोटा गणित है अपने ट्रैक रिकॉर्ड के इंप्रूव करने के लिए। इसमें फिर और चीज़ें भी आ जाती है, इसके ऊपर भी अगर कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो कमेंट में हिस्ट्री लिख देना, मैं रिप्लाई में तुम्हें बता दूंगा, या मैं भी कोई वीडियो भी बना देंगे उसके ऊपर, तो उसका लिंक भी दे दूंगा अगर बनाया तो बाय चांस। क्योंकि जिस टाइम तुम ट्रैक रिकॉर्ड इंप्रूव करोगे, ये समझो कि पेरेंट्स जो है तुम्हारे वो एनिमल्स नहीं है। बहुत से लोग ये होता है कि अपने पेरेंट्स को, ये स्पेशली डैड्स को, क्योंकि यहाँ पे मॉम्स का थोड़ा कम आता है, कि उनको जो है वो एनिमल्स की तरह ट्रीट करते हैं, और तुम्हें भी वो एनिमल की तरह ही ट्रीट करते हैं। कौन सा एनिमल? तो ऐसा एनिमल की जो समझता नहीं है तुम्हें और खुद का ही ईगो बहुत रखता है। तो ऐसा एनिमल कौन सा कॉम्बिनेशन है? डोंकी प्लस लायन, ये कॉम्बिनेशन वाला जो एनिमल है उसको हम पेरेंट्स की तरह, पेरेंट्स को इसकी तरह ट्रीट करने लगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। कि ये समझो कि यार इंसान के बच्चे हैं हम सब, इंसान के ही है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर भी इंसान ही रहे, एक्सेप्ट फिर वो एनिमल से फिर वो ऐसा सब हुआ, बायोलॉजी वो सब छोड़ो, लेकिन पास 10-15 जनरेशन तो इंसान की ही रही है। तो ये इंसान की तरह एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्रोफेशनली एकदम वेंचर कैपिटलिस्ट और उन सब की तरह की, स्टार्टअप वाले, बढ़िया सा प्रेजेंटेशन, बढ़िया सा स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज, और वो सब जो आता है प्रोफेशनलिज्म में, तो उस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर ये वाली एनिमल मेंटेलिटी जो मैंने बताई इस एनिमल की, डोंकी प्लस लायन, ये वाले को मतलब कुछ समझ में नहीं आता लेकिन पावर बहुत दिखाता, अगर ये मेंटेलिटी रखोगे तो ये काम नहीं करने वाला। इसके लिए ये वाली ही मेंटेलिटी रखनी पड़ेगी कि इंसान के बच्चे समझाओगे तो समझ जाएंगे। तो ये समझाने के लिए तो ये ट्रैक रिकॉर्ड जो है हिस्ट्री के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इस वीडियो से तुम्हें कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कमेंट सेक्शन में लिख देना कि कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, मैं उसके ऊपर बना दूंगा।